दोस्तों नमस्कार एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का लोक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। देखिए, लोक साहित्य एक युग्म शब्द है। यह लोक और साहित्य शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक का प्रचलित अर्थ संसार है, परंतु इसका व्यापक अर्थ क्या है? लोग अथवा जनसाधारण। लोक को हम जनसाधारण भी कह सकते हैं, लोग भी कह सकते हैं और संसार भी कह सकते हैं। साहित्य शब्द किसी भाषा में अनुभूति में एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित है। साहित्य लिखित भी होता है और मौखिक भी। मौखिक साहित्य वाचिक अर्थात कही हुई तथा श्रुति सुनी हुई परंपरा है। मौखिक साहित्य क्या है? वाचिक और श्रुति, कही हुई और सुनी हुई। यह जनसाधारण अर्थात लोक की स्मृति से आता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में प्राप्त होता है, इसलिए इसे लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य एक अविरल धारा है, अतः इन अभिव्यक्तियों के मूल सर्जक अज्ञात है। मूल सर्जक अर्थात सर्जक हम किसे कहते हैं? जो सृजन करता है, सृजन निर्माण करने वाला या रचना करने वाला। इसके विपरीत लिखित साहित्य की प्रत्येक रचना के साथ उसके सर्जक का नाम अंकित होता है। लिखित साहित्य में जो लिखने वाला होता है, लेखक का नाम, कवि का नाम होता है। लोक साहित्य की प्रत्येक उक्ति में लोक जीवन के गहरे अनुभव की सुगंध होती है। यह जनसाधारण के सुख दुख, आचार व्यवहार और विचारों का समाहक होता है, जो हमें तत्कालीन समाजों की प्रथा, परंपराओं, सभ्यता, संस्कारों और जीवन शैलियों का बोध कराता है। इस दृष्टि से लोक साहित्य में संबंधित समुदाय के जाति इतिहास के सूत्र भी निहित होते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से पारंपरिक गीत, कथाएं, गाथाएं, नाट्य, लोकोक्तियाँ जिनमें कहावतें, मुहावरे और पहेलियाँ आती हैं, और लोक भाषाओं के आनुष्ठानिक अथवा उपचारात्मक मंत्र इत्यादि सम्मिलित हैं। प्रदेश में इनकी विपुल संपदा है, मतलब अपार संपदा है। लोकांचलों में जन्म, मृत्यु, विवाह, पूजा अनुष्ठान, पर्व, उत्सव, नृत्य, क्रीड़ा, श्रम आदि प्रत्येक अवसर पर प्रसंग के अनुरूप गीत गाने की परंपरा है। पहेलियों, जिनको हम बुझावल भी कहते हैं, कहावतों और कहानियों का खजाना भी है। लोक भाषाओं की वास्तविक शक्ति ही उनके मुहावरे हैं। शास्त्रीय दृष्टि से साहित्य की प्रत्येक विधा लोक साहित्य में पूरी ठसक और सज धज के साथ विद्यमान है। देखिए, मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में आंचलिक और जनपद भाषाओं के साथ साथ जनजातीय भाषाओं का मौखिक साहित्य भी सम्मिलित है। अतः इसे निम्नांकित दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, आंचलिक अथवा जनपद साहित्य और जनजातीय साहित्य, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। आंचलिक व जनपद साहित्य के अंतर्गत देखिए, किसी विशेष क्षेत्र अथवा जनपद, जिसको हम लोकांचल में प्रचलित बोली के पारंपरिक साहित्य को आंचलिक अथवा जनपद साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, वहाँ की संस्कृति, इसके लिए जाति विशेष अथवा भौगोलिक सीमाओं का बंधन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। मुख्य रूप से 4 ही हैं। हम देखें बुंदेली को, तो बुंदेलखंड में प्रचलित लोक भाषा बुंदेलखंडी या बुंदेली कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, विस्तार है। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन, भोपाल, सीहोर, बुधनी,
होशंगाबाद, विदिशा, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। कौन सी बोली? बुंदेली। यह बोली पश्चिमी हिंदी के लगभग आधे क्षेत्र में व्याहत है, बोली जाती है। व्याहत का मतलब होता है बोली जाती है। बुंदेली की व्यापकता के संबंध में यह दोहा है। देखिए, क्योंकि इसका विस्तार है इसलिए यह दोहा भी बनाया गया है कि भैंस बंधी है ओड़ से, ठीक है ना, ओड़ से में भैंस बंधी है ना, और पड़ा होशंगाबाद, और उसका जो पड़ा है वह कहाँ पर है? होशंगाबाद। और लग बहिया है सागरे, मतलब लगाने वाला कहाँ पर है? सागर में। और चपिया रेवा पार, ठीक है ना, मतलब रेवा पार अर्थात नर्मदा पार। तो कुल मिलाकर के इसका व्यापक क्षेत्र है, इसलिए यह दोहा भी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, बुंदेली का लोक साहित्य अपनी क्षेत्रीय व्यापकता के कारण अन्य भाषा बोलियों के संपर्क में आने से अधिक संपन्न हुआ है, समृद्ध हुआ है। अगला देखिए, बघेली। बघेलखंड में व्यवहृत भाषा को हम बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे आर्य भाषा परिवार में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी छत्तीसगढ़ी के साथ रखा है, क्योंकि एक ही परिवार के हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली पर अवधी और छत्तीसगढ़ी का प्रभाव परिलक्षित होता है। लगभग ये तीनों जो बोलियां हैं उनकी जो कुछ कुछ शब्द हैं वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इस भाषा में भी पारंपरिक गीत, कथाओं, लोकोक्तियों का भंडार है, ठीक। इसी प्रकार देखिए, मालवी। मालवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र मालवा अथवा मालवा क्षेत्र है। यह प्रमुख रूप से उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम आदि जिलों में व्याप्त है, बोली जाती है। मालवी का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसके गीतों, कथाओं और लोकोक्तियों की अलग बनावट है, ठीक है, जो इसकी प्रसिद्धि का कारण है। इसी प्रकार निमाड़ी। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्रसार प्रमुख रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, देवास, हरदा और होशंगाबाद जिलों तक है। निमाड़ी क्षेत्र के लोक साहित्य में अनुष्ठानिक और भक्तिपरक गीतों का बाहुल्य है। लोक कथाओं, गाथाओं, लोकोक्तियों का भी अक्षय भंडार है, ठीक है। अक्षय अर्थात कभी जिसका क्षय ना हो, खत्म ना होने वाले। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत सिंगाजी के पद निमाड़ी में ही है। इस लोक भाषा पर गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि वह लगा हुआ क्षेत्र है। राजस्थान और गुजरात ये पश्चिमी निमाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है। अगला भाग देखिए, जनजाति साहित्य। कौन सी साहित्य? जनजाति साहित्य। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां अथवा जनजाति समूह हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भील, गोंड एवं कोरकू जनजाति प्रमुख हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले भील और दूसरे नंबर पे गोंड, तीसरे नंबर पे कोरकू जनजाति की संख्या बहुतायत है। इनकी अपनी पृथक पृथक बोलियां भी हैं, जिन्हें संबंधित जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भील के लिए भीली, गोंड के लिए गोंडी बोली, कोरकू के लिए कोरकू, ठीक है। इस तरह से देखिए, भील जनजाति की भाषा कौन सी कहलाती है? भीली कहलाती है। इस समूह में भिलाला है। भिलाला की भाषा भिलासी, बारेला की भाषा बारेली, पटलिया की भाषा पटेलिया कहलाती है। ये भील उपशाखा हैं। भील की उपशाखा हैं भिलाला, बारेला। आर्य भाषा परिवार की ये बोलियां प्रमुख रूप से झाबुआ,
अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम और मंदसौर जिले में प्रचलित हैं। भीली समूह में मौखिक गीतों, कथाओं, गाथाओं, लोकोक्तियों और मंत्रों का अकूत खजाना है। ठीक है। इसी तरह गोंड जनजाति की बोली गोंडी कहलाती है। यह गोंडवाना अर्थात पुराने मध्य भारत की प्रमुख बोली रही है। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार की इस बोली के अन्य रूपों में परधानी, अबुझमाड़ी, दोरली आदि प्रमुख हैं। इसकी मौखिक परंपरा में गीत, कथाओं के साथ ही बानावाद के साथ गाई जाने वाली प्रमुख गाथाओं की समृद्ध परंपरा है। इस बोली का विस्तार मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, सीधी, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा आदि जिलों तक देखा जा सकता है। इसी तरह कोरकू जनजाति की बोली कोरकू कहलाती है। कोर का अर्थ मनुष्य है। कु प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया गया है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की यह बोली सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के साथ विस्तारित है। प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल आदि जिलों में यह प्रचलित है। इस बोली में पारंपरिक गीत, कथाएं, लोकोक्तियाँ और मंत्रों का भंडार है। इस तरह से ये 3 मुख्य जनजाति और उनकी बोलियां हमने देखा। इनके अलावा मवासी जनजाति की मवासी, निहाल जनजाति की निहाली, बैगा जनजाति की बैगानी और भारिया जनजाति की भरनोटी में भी पर्याप्त मौखिक साहित्य है। सीमावर्ती मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट आदि जिलों में छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य भी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि ये जो ज़िले हैं ये छत्तीसगढ़ से लगे हुए ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ी का प्रभाव इन ज़िलों में देखा जा सकता है। यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।